आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। मुज़ाकरात की बाज़गश्त मगर मुकदमात में भी गैर मामूली पेशरफ। GHQ हमला केस के बाद तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि थाना शादमान जलाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आज तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई और दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में मौजूद रहीं। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 के हतमी बयान पर दस्तखत किए, लेकिन दोनों ने 342 के बयान में तरमीम कर दी। दौरान समाअत इमरान खान ने अपने दिफा में गवाह पेश करने से इनकार कर दिया है। इस हक को इस्तेमाल करने से इमरान खान पीछे हट चुके हैं। इमरान खान का यह कहना है कि उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुकदमात का हासिल वसूल क्या है। इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। अखबार में छपने वाली खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है बकौल इमरान खान के बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। एक बार फिर इमरान खान अपनी फ्रंट लाइन क़यादत से नाला दिखाई दे रहे हैं। खबरों से पता लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं कि बाहर सब गुड़ी गुड़ी चल रहा है। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। अब मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया कि उसका बयान भी है और हमारे 200 लोग लापता हैं। हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं। जुडिशल कमीशन बनाई जाए, लोगों को रिहा किया जाए। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर सख्त रद्द अमल देना चाहिए। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। गोया इमरान खान अभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुकम्मल तौर पर बैक और सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने वजाहत दी कि जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई वो जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई। जनरल फैज़ हमीद जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करते थे। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है। 9 मई का इल्ज़ाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाइए। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मातहत थे। इमरान खान की आज अडियाला जेल में अलीमा खान से मुलाकात हुई। अलीमा खान के मुताबिक एक बार फिर इमरान खान अपनी क़यादत से भरम हुए और उनको आज बुकला की तरफ से आगाह किया गया कि लोगों तक जो है वो मुकम्मल आगाही नहीं फैलाई जा रही। शोदा दिन के हवाले से इमरान खान ने आज बड़ी सख्ती से अपनी लीडरशिप है उनको हदायत की है और उन्हें ख़ास पूछा है कि इसके ऊपर उन्होंने इसको खूब पब्लिसाइज किया है। लोगों को बताया कि कौन सी लोकेशन है। लॉयर्स ने भी बताया कि नहीं, लोगों को इस वक्त नहीं पता। तो उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों नहीं किया गया। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन शोहदा के लिए दुआ करेंगे। अब उनकी क़यादत के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बड़ी सख्ती से कि आप टाइम, वक्त और जो भी लोगों को बताना है वो जल्दी से बता दें, क्योंकि 3-4 दिन रह गए। तो मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। इमरान खान 495 दिनों से पाबंदे सलासल हैं और इस तवील कैदोबंद में तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात एक विंडो का किरदार अदा कर सकती है, मगर दूसरे फरीक की जानिब से कोई लचक नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ऐवान बाला में साफ लफ्ज़ों ऐलान किया कि 9 मई का फैसला होने तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुमकिना तौर पर सेनेटर इसहाक़ डार ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आला तरीन सतह पर यह जवाब बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। आज ऐवान बाला में हुकूमती बेंचों से तहरीक इंसाफ पर तनकीद के शदीद निश्तर बरसाए गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरीन रहमान का यह कहना था कि तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया है। शराइत के साथ हरगिज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है,
तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आप कौम से माफी मांगेंगे। आपने क्या किया है? 9 मई को भूल जाए, यानी 9 मई को भूलने के लिए आपने 24 नवंबर किया, भूला नहीं जाएगा। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज और उसके गठजोड़ से जो इस पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है, कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक अल्फाज में कहना है कि तहरीक इंसाफ हर जगह से बेबस और लाचार हो गई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों पर लटकाकर मुज़ाकरात की तरफ ना आइए। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती हैं, क्योंकि इस बात पे इस नुक्ते पे बात होनी है। भाई जेलों में 1 लाख कैदी पड़े हुए हैं, अब हम एक कैदी को या 10 कैदी को या 20 कैदियों को हुकूमत कैसे छोड़े? उनके पास ये इख्तियार है। वो जब कहते हैं कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जो एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी न्याम में रखो और कहो जी कि आप हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा कार नहीं रहा है, हम मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लिहाजा हमसे बात करो। तो ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन शराइत के साथ बनी हुई बात नहीं होगी। क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार है? तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुले। इसका मतलब ना ही समझा जाएगा। गोया ना इन शराइत के साथ हुकूमत वक्त पहल करने को तैयार है और ना ही इमरान खान अपनी सिविल नाफरमानी की शर्त को डिसॉल्व करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात का मामला अगर एक तरफा है तो यकीनन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में किसी सूरत कमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ बेशतर शराइत से दस्तबरदार होती दिखाई दे रही है। एज ऑफ राइट नाउ तहरीक इंसाफ सियासी असीरीन की रिहाई और 9 मई की शफाफ तहकीकात के ऊपर आज भी डटी हुई है, मगर हुकूमत की जानिब से तासुर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ के सियासी फैसलों में बड़ा पॉलिसी शिफ्ट इस बात का गुमाज है कि मुज़ाकरात लाजिम है। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज़। मुज़ाकरात आज तहरीक इंसाफ की मजबूरी दिखाई दे रहे हैं और आज अडियाला जेल में भी दोनों मियाँ बीवी की पेशी भी रिपोर्टर्स की तरफ से इंतहाई सेंसिटिव और इमोशनल रिपोर्ट की गई। आज ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक थाना शादमान जलाने के मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद करते हुए प्रोसिक्यूशन के गवाहान को 19 दिसंबर को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाने के मुकदमे में जेल ट्रायल की समाअत की और इस मौके पर तमाम मुल्जिमान को जेल में कायम कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दौरान समाअत साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। खसूसी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार भी किया। अदालती निज़ाम की करिश्मा साजी ये है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता 1 साल 4 माह से जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। 15 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की और आज इस केस में मजीद नई दफात के साथ दोबारा फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी भी 1 साल से जायद अरसे से पाबंद सलासल हैं, जबकि यास्मीन राशिद जो कैंसर जैसे मौजू मर्ज में मुब्तला रही हैं और शदीद अलालत से गुजर रही हैं, कमोबेश 1 साल 7 माह से जेर हरासत हैं। इस तवील अरसे में तहरीक इंसाफ के तमाम जेर हरासत रहनुमा मुकदमात के इंदराज, दिफात, फर्द जुर्म के अमल से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर पाए, लेकिन यास्मीन राशिद के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इदारों के खिलाफ तकरीर, जलाओ घिराव, बगावत, अवाम को फसादात पर उकसाने की दफात शामिल हैं। जबकि साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 8 मुकदमात में नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के खिलाफ कंटेनर्स को जलाने का मुकदमा दर्ज है, जबकि जिना हाउस समेत 9 में जलाओ घेराव, पुलिस तशद्दुद, थाना शादमान जलाओ घेराव, रेस कोर्स, अस्करी टावर के मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर असद उमर आजम स्वाति को पुलिस की जानिब से कसूरवार करार ठहराया गया है। सियासी कैदी निजाम सियासत का वो अलमिया है नाजरीन की जिससे हर दौरे हुकूमत की अपोजिशन मुतासिर होती रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी मियां नवाज शरीफ 374 दिन, मियां शहबाज शरीफ
340 दिन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन, जबकि ख्वाजा साद रफीक 462 दिन जेल में रहे। तब इमरान खान की सियासत का फॉर्मूला था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तहरीक इंसाफ के सामने 9 में खड़ा है, जिसे अबूर किए बगैर ना मुज़ाकरात होते दिखाई दे रहे हैं और ना ही सजा खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, कि जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट्स में कस्टडी है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फर्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने आगाह किया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। कोई महकमा ज़र्रात में है, उस पर महकमा ज़र्रात के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। कोई शख्स किसी महकमे में है ही नहीं तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन ए गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 ए मौजूद होता है। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है और अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक कवानीन सिविल की हद तक देखिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि मैंने तारीख पढ़ी है, यह तसव्वुर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आया था कि आर्म फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी। आर्म फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे कि जो कवानीन आर्म फोर्सेस की हद तक नहीं होंगे वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई की FIRs की तफसीलात तलब करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल जुमे तक मुलतवी कर दी है। एंड साइमल्टेनियसली हालात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल भी 1 माह के अंदर मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत इन हालात में वाकई एक बहुत मजबूर तहरीक इंसाफ, पहल करती तहरीक इंसाफ, पार्लियामान का रास्ता ढूंढती तहरीक इंसाफ के लिए दरवाज़ा खोलेगी? हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ बाकी 2 रह जाने वाली शराइत पर निकाल देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ मनवा पाएगी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील शौकत यूसुफजई साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, फरमाए दीजिएगा कि क्योंकि शायद इतनी गैर मुतवक्को और इतनी जल्दी एक लचक देखने में आई है PTI के मौक़िफ़ से, फ्रॉम नो डायलॉग टू डायलॉग और हर सूरत डायलॉग, कि शायद हुकूमती सफ़ों में आपको ललकारना या तज़हीक करना ये एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए था। ये वज़रा की तरफ से कोई चैलेंज कर रहा है कि सिविल नाफरमानी करके दिखाओ, स्टैंड ले लो। कोई कह रहा है कि अब तो सज़ाओं का वक्त आ गया है, तो अब चीखें निकल गई हैं, अब तो चाहेंगे मुज़ाकरात करने। क्या इन सब बातों से कतई नज़र आप फिर भी संजीदा हैं और इन चीज़ों से फ्लाउंडर नहीं हो रहे? हुकूमत की शुरू से पॉलिसी रही है कि इन लोगों को रोका जाए, इनको मारा जाए, इनको, तो ये तो सियासत नहीं हुई अभी तक ना। तो अभी देखिए, मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि शौकत साहब, इससे पहले मैं हुकूमती नुमाइंदे से भी पूछूं वे दे स्टैंड, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो भी बड़े गैर तसल्ली बख्श हैं। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। PTI की तरफ से भी अभी तक ऑफिशियली अयाज सादिक साहब को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई। तो अभी भी वो दुनिया न्यूज़ पे मौजूद थे और कह रहे थे कि मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया ऑफिशियली। नहीं जी, कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, कोई कह रहे हैं ना नहीं भेजी कि अमन और अमान कायम करना, ये जो तरक्की, तो ठीक है नहीं भेजिए तो हमें कौन सी ज़रूरत है। हम तो देखें, एक अदालती जंग है वो भी हम लड़ रहे हैं, एक सियासी जंग है वो भी हम लड़ रहे हैं। हम तो अपने स्थान से पीछे नहीं हटे हैं। हमने कौन सा वो कहा है कि जी हम नहीं कर रहे हैं एहतजाज, हम तो एहतजाज कर रहे हैं। हमने एहतजाज से पीछे तो नहीं हटे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी इनको शायद 26 नवंबर को शिकस्त हो गई है। अगर गोली चला के लोगों को भगा के ये शिकस्त कहते हैं तो ठीक है, सारी दुनिया देख रही है। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर है जो गोलियों के सामने खड़ा हो जाए, मुझे बताए। अच्छा, ये तो देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ये जारी है। उसी शदोमत से कायम है। ये एक
مگر شوکت یوسف زئی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں غیر سنجیدہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. دیکھیں مشکل وقت ہر جماعت کے اوپر آتا ہے اور مشکل وقت ہے, پاکستان کے اوپر بھی مشکل وقت ہے. اب مزید دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدم سیاسی استحکام پیدا کر کے ہم جو ہے نا ترقی کر لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. آپ نے سب سے پہلے امن و امان اور سیاسی استحکام لانا ہے. بدقسمتی سے اب تو مولانا فضل الرحمان بھی نکلنے والا ہے, تو ان کی تو کوئی پالیسی ہے نہیں. یا تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں کہ جی اس طرح بس ازل بزل کریں اور اپنا وقت پورا کریں, یا تو یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ صحیح سنجیدہ لوگ ہیں, ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے. اگر پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے, اب یہ کہتے ہیں جی یو ٹرن لے لیا ہے, فلاں لے لیا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے مذاکرات کیے جائیں, لیکن آپ بار بار کہتے رہیں کہ جی ہم یہ مذاکرات نہیں کرتے, یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ مذاکرات کریں, اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کرتے. نہ کرو, ہم تو اپنی سیاسی جدوجہد سے واپس نہیں ہو رہے. ہم نے کب ہتھیار پھینکے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئندہ جدوجہد نہیں کریں گے لہٰذا آپ سے مذاکرات کریں. بھائی آپ نے کرنا ہے کریں, نہیں تو 14 دسمبر کوئی دور ہے, پھر آپ کیا اس کا سامنا کر سکیں گے, اس کو برداشت کر لیں گے آپ؟ یہ ملک کا سوال ہے, یہ کوئی عمران خان یا کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے. اس نے موقع دے دیا آپ کو. اس وقت نہ ہیومن رائٹس کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہے, نہ رول آف لا اس ملک کے اندر. اس ملک میں ہے کیا؟ یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب کتاب ہے. تو جس طرح آپ نے کرنا ہے, آپ نے مارنا ہے, آپ مارتے جائیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی جدوجہد کریں گے, یہی ہو سکتا ہے بس. بیرسٹر کیل صاحب, میں بہت دیر سے کہہ رہی تھی تحریک انصاف کو کہ نمبر 1 انگیجمنٹ اپنے پولیٹیکل کولیگز کے ساتھ, دس ہیز ٹو بی دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائرٹی آف ایوری پولیٹیشین. مگر سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی میں بھی آپ کے بلف کو کال آؤٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ کب سے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں آپ بات کر لو. دے سیم ٹو بی کالنگ یور بلف اینڈ یو سیم ٹو بی فالنگ فار دا ٹریپ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, I fail to fathom the change of heart and the change of tone and tenor in the past 10 months. آپ نے بھی دیکھا, قوم نے بھی دیکھا, عوام نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. From Prime Minister's maiden speech all the way up till day before yesterday, تب تک تو یہ کہتے تھے ان سے کیوں بات کریں, ان کی کیا مجال, ان کی کیا جرت, ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, یہ allegedly فارم 47 کی حکومت ہے, یہ چور ہیں, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, come what may. And now all of a sudden a significant departure جو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو کہ خوشائن بات ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, وہ چارج شیٹ ہو گئے ہیں اور بڑے سنگین معاملات میں چارج شیٹ ہو رہے ہیں. کیا آپ کو, کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں سے آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ الٹیمیٹ بینیفیشری عمران خان تھا, do you then ultimately also seeing him being tried in a military court? And secondly and more importantly sir, کیا اس صورتحال میں آپ کی حکومت زیادہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ محسوس کر رہی ہے؟ آپ نے لیجسلیشنز بھی کرا لی, جوڈیشری کو بھی اپنی جگہ پہ ڈال دیا جدھر فٹ دیکھنا تھا, ایوری تھنگ سیمز ٹو بی ان آرڈر, فیض کے چکر کے اندر یہ بھی دھل جائیں گے؟ نہیں میں صاحبہ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہم نے ان ٹرمز آف لیجسلیشن جو ہم نے بہتر سمجھا وہ ہم نے بصیت پارلیمان وہ لیجسلیٹ کیا, اور وہ قوانین ہم نے اس پہ امینڈمنٹس بھی لے کے آئے. پارلیمنٹ کی تو بات نہ ہی کریں نا بیرسٹر صاحب, لیکن وزراء آتے نہیں ہیں, جو قانون سازی آپ لوگ خود کرتے ہیں اس کو خود جا کے اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں, سائن کراتے نہیں ہیں صدر سے, اس کے اندر 100 کیڑے نکال دیتے ہیں. وزارتیں قانون سے بنی. دیکھیں ہم نے بصیت پارلیمان اپنا کام پورا کیا, اینڈ دین an objection of course has been raised by the president. ہم نے سینٹ نے بھی پاس کیا, نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کیا. Is the president anybody to raise that kind of an objection and not sign a bill which has been passed by the Senate and the National Assembly? Our legislative competence and capacity after the 18th Amendment and devolved subjects. Competence and capacity ہے معذرت کے ساتھ. Barrister صاحب, look at the larger picture here. آپ کا اوور کانفیڈنس ہی ہے کہ جب آج آپ کے دروازے پہ حزب اختلاف آ کے کھڑی ہے کہ پارلیمان سے رستہ نکال کے دیں, حل تراش کے دیں, آپ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. قطعاً نہیں, یہ اوور کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں دیکھیں, I think that's not the question. The question is who will actually guarantee for them. اصل سوال یہ ہے کہ بیکاز یہ صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو ایک بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم we are guarantors for ourselves. ہم تو ہم سے اگر بات کریں گے تو ہم of course, لیکن آپ یہ تو پوچھیں نا کہ who will guarantee for them, because thing is کہ یہ اب کمیٹی کو اختیار دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم خود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا تضاد ہے نا, کہ ویلکم بھی کرتے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ یہ سیاسی ڈائلاگ پہ آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کہ نہیں جی انہوں نے دیر کر دی.
تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی معاملات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. یہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ اور بیچ میں کسی اور کو ہمارے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں. لیکن ہم جتنی ہم سے ہو سکا میرے خیال سے اس کے لیے تو آپ خود ہی کافی ہیں. میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہماری جو اختلافات تھے یا وہ میرے خیال سے اس نہج پہ نہیں جانے چاہیے تھے. اور جو چیزیں تھیں بالکل ہمیں تھرو ڈائلاگ ہی حل کرنا چاہیے تھا. اور میں اس کو دیکھیں، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں لیکن با اختیار لوگ آئیں. اب با اختیار اب ان کو جتنے وزراء صاحبان آتے ہیں نا، ان کے باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف حکومت دیکھیں تو حکومت کی طرف سے بھی آپ دیکھیں، وزیر اعظم جب خود کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو آپ بتائیں کہ مذاکرات کیسے کیے جائیں، کس کے ساتھ کیے جائیں. یہ تو پہلے اپنی گارنٹی بتائے نا کہ پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مذاکرات نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت بڑا تضاد ہے اور یہ ملک کا سوال ہے. اس کو جس طریقے سے یہ ہنس کے ٹال رہے ہیں، یہ ان کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے نقصانات کیا ہے. پھر ذمہ داری ساری گورنمنٹ کے اوپر آئے گی، ہمارے اوپر نہیں آئے گی. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، سیاسی جدوجہد کریں گے. اگر آپ نہیں آئیڈیل سچویشن میں تو گورنمنٹ کو پہل کر لینی چاہیے. ابھی مگر ایک بات بتائیے گا یوسف زئی صاحب، ابھی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری کوئی ایسی ملاقات جنرل فیض سے نہیں ہوئی کہ جس کا براہ راست جس کی انفارمیشن جنرل باجوہ کے پاس نہیں ہوتی تھی، یا وہ جا کے مکمل ملاقات کو بریف نہیں کرتے تھے جنرل باجوہ کو. انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلائیں. جو چارج شیٹ ہو رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات، جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھا، تو جنرل باجوہ کی بھی تحقیقات کرائی جائیں. ایک بار پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں اگر بیکاز بات تو صرف عمران خان کی آ رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، کیونکہ اشارہ بھی پریس ریلیز میں کیا گیا، کہیں نہ کہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں ایک اوپن ٹرائل ہو، جنرل باجوہ کی بھی تفتیش ہو، یہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فوج کا معاملہ ہے، فوج کس طرح اس کو ٹرائل کرتی ہے، لیکن یہ کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جنرل فیض کو اس وقت وکلا کی وہ حاصل ہو گئی ہے، سہولت حاصل ہو گئی ہے. اب ان کے وکلا کیا اس میں معاملہ تو ڈے 1 سے فوج کا تھا. عمران خان صاحب نے پھر کیوں کہا کہ مجھے اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے میرے خلاف کنفیشنل بیانات لیے جائیں گے، اعترافی بیانات لیے جائیں گے؟ عمران خان صاحب نے کیوں یہ باتیں کی؟ کیا یہ خدشات آج نہیں ہیں؟ دیکھیں نہیں دیکھیں بدقسمتی ہے یہ کہ جو فوج کے معاملات ہیں وہ اس وقت ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں ایک پارٹی کو جو ہے نا وہ کیا جائے گا، انہوں نے یہ کیا وہ کہ حالانکہ 1.5 سال ہو گئے. ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہو، ایک جوڈیشل کمیشن بنے، یہ 26 نومبر کا بھی کرے اور ساتھ ساتھ یہ 9 مئی کا بھی کرے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ ویسے میں بیرسٹر صاحب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ کیوں جوڈیشل انکوائری سے گریز کر رہے ہیں، گو کہ فوجداری مقدمات میں اس کا اثر تو نہیں ہونا، مگر سر وہ ضروری تو ہے فار اے نیریٹو، فار ٹرانسپیرنسی، تو کیوں اس سے کترا رہے ہیں؟ دیکھیں مہر صاحبہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہمیں جو ایک فورس کیا جا رہا ہے، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ I'd say this and I'll take the liberty of saying this as well، کہ اب ہمیں کوئرس کیا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، مذاکرات کریں، ڈسکشن کریں. ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل ڈسکورس ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ معنی خیز ہونے چاہیے، آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے، آن دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم یا براڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے 2 پوائنٹ ایجنڈا لے کے آئیں اور آپ کہیں کہ صرف اس پہ بات ہوگی. گو کہ وہ دونوں چیزیں بھی انکلوڈیڈ ہوں گی، لیکن جب بات آپ نے تمام تر معاملات پہ کرنی ہے تو پھر تمام تر چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس کے پیرامیٹر سیٹ ہوں گے، اس کے ٹی او آرز طے ہوں گے. آپ نے کس طرح اخذ کر لیا کہ اپنے ذہن سے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، اسی پہ ڈسکشن ہوگی اور اسی پہ کنسٹرینٹ کرنی ہے آپ نے ڈسکشن کو، یہ نہیں ہوگا. اچھا اس میں بھی کال آف فیل میں تضاد ہے. آپ کے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کوئی پیشگی شرائط نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی آفیشیل اپنے پیج سے ٹویٹ کرتی ہے کہ جی یہ 2 شرائط ہیں. تو ہر چیز میں پے در پہ تضادات ہیں. یہ بات عقیل صاحب کی صحیح ہے یوسف زئی صاحب کہ یہ اور ان تضادات میں آپ کو مزید بتا دوں سر، یہ کنفیوژن بات کرنے کے حوالے سے بھی ہے. آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج میں ذرائع کے حوالے سے آپ کو خبر دوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جب وہ پیشی کے لیے آئے. انہوں نے کہا میں نے اخبار پڑھا، یہ کیا گڈی سب لگے ہوئے ہیں، یہ کیا بیانات ہیں. He was not happy جو نیشنل اسمبلی میں آپ سب نے تقریریں کی ہیں کل. گڈی یہ these were his words، یہ ان کے الفاظ تھے. سو ادھر بھی ایک تضاد دکھ رہا ہے کہ آپ جس شد و مت سے آگے بھائی ہیں، گلے لگا لو، آگے بڑھو، مٹی ڈالو. He is not agreeing with this.
دیکھیں ماہر، یہ تو سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ تو عمران خان کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن عمران خان کو تو یہ نہیں توڑ سکے اگر ان کا مقصد یہ تھا۔ سر میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ کی صفوں میں اتنے تضادات کیوں ہیں؟ معاملات میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی تضادات نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو آپ شرط کہیں یا ایجنڈا کہیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں نا تو کوئی اپنا ایجنڈا تو ہوتا ہے، بغیر ایجنڈے کے مذاکرات کس چیز کے ہوتے ہیں؟ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ہم نے بتا دی کہ ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، آپ کوئی اور چیز لے کر آ جائیں اس پہ ڈسکشن۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو ان کا کام یہی ہے، یہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، دیوار سے لگانے کی کوشش انہوں نے کئی مرتبہ کی۔ اس صوبے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کرم کے حوالے پہ انہوں نے کتنی سیاست کی، اے پی سی بلائی، کیا وہی ہو رہا ہے کام جو ولی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جنگ بندی کرائی، پھر اس کے بعد 125 رکنی وفد بھیجا، وہی لگا ہوا ہے اس میں جو مستقل قیام امن کے لانے کے لیے دونوں متعارف گروپوں کے ساتھ مذاکرات وہی کر رہا ہے۔ اے پی سی میں کیا ہوا، وفاقی حکومت کتنے تعاون کیا، میری بات سنیے گا، مجھے ذرا سا، یہ سب شرارت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرارت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دے آر ناٹ سیریس، مگر میں آپ کی صفوں میں جو کنفیوژن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں جینوئنلی۔ بیرسٹر گوہر کچھ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل کچھ کہتا ہے، عمران خان صاحب آپ ان کو کل کی آج جو سرخیاں بنی اخبارات کو، اس کو گڈی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا سر، مایوسی کا عالم یہ ہے کہ جو انہوں نے گواہ اپنے حق میں پیش کرنے تھے، ترمیم کر دیا آج انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹ کے اوپر، اور کہا ہے کہ میں کوئی گواہ نہیں پیش کروں گا۔ ہی سیمز ٹو ہیو گیون اپ۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 190 ملین میں بھی فیصلہ تو طے ہے اور وہ فیصلہ تو آئے گا، تو میں نے تو اب گواہ بھی پیش نہیں کرنے۔ وہ گواہ جن کا بار بار وہ ذکر کر رہے تھے اور تحریر کر چکے تھے، ان گواہان کی میں آپ کو لسٹ بھی بتا سکتی ہوں۔ 59 گواہ نیب کے تھے، جن میں سے 35 گواہان نے جرا ہو گئی تھی نیب کی طرف سے، لیکن اس کے بعد جو باقی جو لیفٹ اوور تھے اس میں سے 15 عمران خان نے سلیکٹ کیے تھے، اور یہ سوال نمبر 177 ہے ان کے جواب نامے میں، کویسچن 177، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنے یہ گواہ پیش کروں گا، آج اس میں ترمیم کر دی ہے، کہتے ہیں میں نے گواہ ہی نہیں دینے۔ دیکھیں مہر، یہ تو عدالتی کیس ہے اور ظاہر ہے وکیل جو اس کو سجیسٹ کرے گا، یہ تو ٹوٹل وکیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سر میں آپ سے لیگل ایسپیکٹ نہیں، پولیٹیکل، آپ سمجھ رہے ہیں واٹ ہز تھاٹ آف ہز اسٹیٹ آف مائنڈ از رائٹ ناؤ۔ نہیں یہ پولیٹیکل نہیں، دیکھیں یہ پولیٹیکل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ عدالتی معاملہ بھی ہے۔ یہ بہتر وکیل ہی سمجھ سکتا ہے نا، وہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل عدالتی اس پہ ہے نا، میں اس پہ کوئی یہ ویسے جواب بنتا بیرسٹر اکیل صاحب سے ہے کہ اس نظام کے اوپر ایک ملزم کا خان صاحب برہم ہے، تو وہ برہم اس لیے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کر لیں، جب وہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو آگے سے یہ ہنستے ہیں، تو وہ بھی خان صاحب تک پہنچتی ہے کہ جی وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، تو خان صاحب کو تو غصہ آئے گا، کیونکہ وہ تو نہیں جھک رہے ہیں نہ وہ ڈر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے۔ اگر ان کو خوف ہوتا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں لوگ بیمار ہو کے کتنی بار باہر جا چکے ہیں۔ عمران خان بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ بھی کل کہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں جا سکتا ہوں، لیکن وہ تو نہیں بیمار ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، وہ نہ وہ ٹوٹے گا نہ پارٹی ٹوٹے گی، کوئی ہمارے اندر انتشار نہیں ہے، کوئی ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا اپنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی پارٹی میں اختلاف ہے، اب پارٹی ختم ہو رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈا تو نہیں، تو آپ تو خود بڑے نالا تھے نا بشرا بی بی کے پیش ہونے سے، ان کے کردار اور رول کے حوالے سے، تو آپ تو خود بھی بڑے دکھی تھے۔ عمران خان آج بھی پارٹی کی عادت پہ بھرم ہوئے ہیں یوسف زئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں آگاہی نہیں پھیلا رہے، میں نے اتوار کو یوم شہداء منانا ہے، کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے کس مقام پہ ہونا ہے، کس کا کام ہے یہ۔ سو دیر از اے ڈسکنیکٹ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ۔ جی بالکل، یوم شہداء بھی منایا جا رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، 15 کو ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں عمران خان تک دونوں باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کر لیں، پورا اختیار دیا ہے عمر ایوب صاحب کو اس دفعہ، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں آپ کو پورا اختیار دے رہا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ جو جس طریقے سے جواب دے رہی تو وہ جواب بھی ان تک پہنچ رہا ہے، اس لیے وہ دیکھیں یہ ایک وہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے ایک لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس رعونت میں ہے، کیا ان کو سمجھ پڑی ہے کہ 26 نومبر کو ہم نے لوگوں کو بھگا دیا تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ نکلے، ہر دفعہ زیادہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو اسٹریٹ پاور جو ہے نا
स्ट्रीट पावर को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सियासत के अंदर हमेशा डायलॉग ठीक है, अगर हमने नहीं किया तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो लोग डायलॉग को सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक हम पहुँचे कि हम डायलॉग के लिए निकले। अब ये डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो डायलॉग के मुखालिफत भी करेंगे। नहीं, मगर तो मैं एक बात, जो भी हुकूमत हो बैरिस्टर अकील साहब, एंड ऑफ द डे इसका मलबा आप ही पे गिरना है। देखिए महज साहिबा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन आवर शोल्डर्स। हम बिल्कुल इसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। मेरा कहने की बात या मकसद ये है कि जब 10 महीने से हम 12 दफ़ा इनको मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे और मैंडेट की अगर बात करते हैं तो मैंडेट तो फिर अजक ज़ई साहब को भी दिया था, 3 मीटिंग्स हुई, उनका क्या नतीजा निकला? 0। और फिर वो मैंडेट वापस ले लिया गया। तो यही बात है टाइम एंड अगैन। अब हमें देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हुकूमत बिल्कुल करेगी और हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद भी होती है एंड ऑफ कोर्स वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई जल्दी नहीं है। हमें देखें, हमें जल्दी की बात एक तो 10 महीने से हम जो बात कर रहे हैं बार बार हमने साहब आप हुकूमते वक्त 10 दिन तो कम से कम इंतजार किया जाए, हमें तो 10 दिन तो दिए जाएं। 10 दिन आपने अभी मजा लेना है थोड़ा सा। नहीं मजा तो नहीं, मैं कहता हूं जिसके ऊपर वो आग बगोला हो रहा है कैदी नंबर 804, अभी आपने जरा से और मजे लेने हैं। नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। देखिए एक तो सबसे पहले एक खुदा करके सर जमहूरी रास्ता अपनाया है पीटीआई ने, उनको पार्लियामान नजर आया है, सियासतदानों से गुफ्तो शनीद पे वो उन्होंने आगाज किया है। व्हाट आर यू डूइंग? बेटर सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग। आज इसाक डार समेत हर कोई कह रहा है कि भाई अब क्या बात करें आप लोगों से। देखिए बात ये है कि आई थिंक जो दैट मींस आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल। वी डू हैव जो हुकूमत कहती है बात क्या करें आपसे, दैट मींस उसके पल्ले ही कुछ नहीं। मैं साहिबा सिर्फ एक प्रॉब्लम है और ये आपको तमाम तर हुकूमती वजीर भी बताएंगे, तमाम तो लोग यही बात करेंगे, तमाम पार्टीज में अक्रॉस ऑल पार्टीज एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्टी, who will bear the guarantee, who will bear the responsibility जब मामला तय हो गए। For the sake of argument, we start our dialogue, we start this political discourse, we start these discussions, ये back off ना कर जाएं और उसके बाद बैक ऑफ कर जाएं और उसमें जो डिसाइड होगा उस डिसीजन के बाद जो है, अगर जो डिसीजन अगर उसके खिलाफ ये चले जाते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, then what? You know, we're back to square one. तो ये टॉक्स पर इनका क्या मकसद निकलेगा, ये क्या फायदा होगा इन टॉक्स का? So we want that guarantee from those people who are part of the parliament in both houses of the parliament, Senate में भी और National Assembly में. Committee should only consist of members who are then answerable tomorrow or day after जब ये decision ना मानेंगे, जिसका हायर प्रोबेबिलिटी और हायर चांस है। अर्ली इलेक्शन कराने के ऊपर भी जब वफ्द हाँ करके चला गया था घर जाके, खान साहब ने कहा भी नहीं कराना, यही बात तो आपको ये डर है, आपको डर इस बात का। ये बात सही भी है यूसुफ ज़ई साहब, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड की बात दुरुस्त भी है, मगर द प्रॉब्लम ऑल्सो है सर कि एक ऐसी सूरत हाल अभी मुल्क में पैदा हुई। जी देखें बात ये है ना कि यहाँ बदकिस्मती से हुकूमत सारी टॉक शो में चल रही है। देखें कोई भी हुकूमती रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, सिर्फ बातें करते हैं कि जी हम वेलकम करते हैं, लेकिन चूंकि ये इस तरह है। देखिए ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो हमने जो बंदे नुमाइंदे मुंतखब किए वो कौन है? उमर अयूब अपोजिशन लीडर नहीं, वो बात कर रहे हैं सर, वो बात करके आप चले जाएंगे, बाद में आप कहें कि माना ही नहीं है हमारा चेयरमैन। नहीं देखें ये तो ऐसी बात है ना, ये तो प्रिज्यूम करना है कि जी ये हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए। सर मुझे एक बात, मैंने रैप अप करना है, मुझे बात बताइएगा। अब वो गारंटर चाहिए ना, उनको गारंटर चाहिए। उसका भी आसान हल बता देता हूँ मैं। उसका आसान हल है क्या? इमरान खान साहब से आप एक बयान हल्फी अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकीन पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? बिकॉज आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि हम उस पर यकीन कर लें। इसलिए वी टेकिंग आवर स्वीट टाइम टू बी एबल टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि वाकईतन आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नहीं, इस तरह मुज़ाकरात कभी नहीं होंगे। आप ये समझते हैं कि शायद हमारी जिम्मेदारी है या हमारी मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आप इससे ज़्यादा हमें नहीं मार सकते हैं, जितना आप लोगों ने हमें मारा है रियासती जबर करके, इससे ज़्यादा आप नहीं मार सकते हमें। और भी मार के देख लेना, इससे क्या होगा? अब तक कितने मारे खाए हैं हमने। तो ये तो सियासी लोग हैं। अब शायद वाहिद रास्ता माफी भी नहीं दिख रहा ना सर। इस चक्करों में पड़ते हैं कि अब शायद दारोमदार सारा डोनाल्ड ट्रंप पे ही है। देखें
नहीं देखें, हम अपनी अदालतों के पास जा रहे हैं, उसमें केसेस लड़ रहे हैं। अब अदालतें जाने और हम जाने, हुकूमत जो है उसमें एकदम फरीक बन रही है ना। वो या तो ये कि अदालतों के ऊपर असरअंदाज होना चाहती है, अगर अदालतों पे असरअंदाज नहीं होना चाहती तो अदालती केसेस है ना। आपने तो जाली केसेस बनाया है, कौन सा केस इसमें दुरुस्त है? और क्यों 1.5 साल बाद आप एक केस उठा के ले रहे हैं? ये 1.5 साल जो लोगों ने जेल गुजार ली, बेगुनाह लोगों ने, उसका क्या कसूर है? उनको कौन कंपेंसेट करेगा? यूसुफ साहब, ख्वाजा आसिफ को दोनों इमरान खान और जनरल फैज के ट्रायल्स इकट्ठे होते दिख रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा को खाक में बदहन सजाए मौत नहीं तो वो कह रहे हैं अल्लाह ना करे हो, मगर उम्र कैद तो दिख रही है 100%। इस हवाले से क्या ये जो सिचुएशन है इसमें मजीद आप जितनी लचक दिखा रहे हैं, इससे कुछ और भी किया जा सकता है कि अपने जो एक्स के अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट करें, अपने नैरेटिव में नरमी लाएं? आपने भी थोड़ी देर पहले इतराफ़ किया कि शायद हम जिधर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आन पहुंचे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो इसको ज़रा रिविजिट करें। देखें, हम शुरू से खान साहब के जो आप अगर देखें तो वो हमेशा से कहते हैं कि अगर फ़ौज की तरफ इशारा है तो वो हमेशा कहता है कि मेरी फ़ौज है। उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ आज तक कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन जो बदकिस्मती है कि उसका सारा फ़ायदा जो है ना, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो फ़ायदा उठाया है नून लीग ने। और आप देखें कि 17 सीटों पर उन्होंने हुकूमत बनाई, अभी जो कुछ उन्होंने किया। अब इनको ये डर है कि इमरान खान अगर आ गया तो हमारे साथ क्या होगा। बेसिकली ये सबसे बड़ा, ये जो गारंटी मांग रहे हैं ना, शायद इस चीज़ की मांग रहे हैं कि इमरान खान अगर रिहा के बाहर आएगा तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। क्यों, सारी ज़िंदगी तो ये इक़्तिदार में नहीं रहेंगे ना, ये रह सकते हैं सारी ज़िंदगी, कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे और फेयर भी हो जाएंगे, अल्लाह करे। तो देखें, इतने सख्त मुश्किल हालात में अगर हमने 90 सीटें ले ली हैं कि हमसे आपने सब कुछ छीना और हमारे उम्मीदवारों के घरों पे छापे, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर हम 90 सीटें ले सकते हैं, तो अगर आप फेयर इलेक्शन करा दें और इमरान खान का निशान जो है वो उम्मीदवारों के पास हो, तो इनकी तो सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये कहाँ रहेंगे? बैरिस्टर कील साहब, इनके तो ऐसे ही सारे बाहर पड़े हैं। ये बताइएगा कि आज पहली बार आप देख रहे हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है इट इज़ विलिंग टू गो ऑल द वे फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। माजी के बरक्स कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि नॉर्मल अदालतों से नाअहलियाँ होती थीं, अपनी बिहाइंड पसे पर्दा जो अंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती थीं, ढाल और फसाड्स बड़े तगड़े होते थे। आज ऑल द वे दे वेरी क्लियर क्या करना है, अपनों के एहतसाब से शुरू कर रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन के अंदर अगर अवाम में भी मकबूलियत जो खो चुके हैं उधर से भी ना रहे और अपनी वक़्त इंस्टीट्यूशन के साथ भी ख़त्म कर दी, भार तो आपने कोई ना उठाया, इस्तेमाल तो आप अपने बलबूते पे तो गवर्नेंस भी नहीं अभी शायद सही हो सक रही, जो एक जनरल तासुर भी है सर। तो ना 3 के ना 13 के। देखिए, ये एक नहीं कई दफ़ा हो गया। आपने जो बातें की हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एवरी टाइम जब उनको नीचे गिराने की कोशिश की गई बाय वन वे और अनदर, ही इज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर। इज ही स्ट्रॉन्गर टुडे सर? उनके भाई हैं। Is he relevant today? He is very much relevant. He's a decision taker. He's a decision maker. I mean, of course, his brother, who's a prime minister, उनके साथ ही डिस्कशन होती है। उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला हैं। इसी तरह जो है जो भी पार्टी में डिसीजन होते हैं, the last word is his. So of course, you know, हमें कितनी दफ़ा कहा भी गया है, कहा जा रहा है। आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब, अगर सड़कों पे ये तो कह रहे हैं जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब होश के नाखुन लें, यही बात आपको मुतनब्बे कर दी बैरिस्टर गोहर ने भी कि फिर से ना फोर्स करें कि सड़कों पे आएं, एंड दे आर फॉरएवर, जिस तरह कह रहे हैं यूसुफजई साहब, हम एहतजाज के मूड में ही हैं, ये तो सड़कों पे ही हैं। अगर मौलाना साहब भी सड़कों पे आ गए, दोनों ने हाथ बांध लिए, क्या होगा सर? देखिए, मौलाना साहब ऑलरेडी आज कह चुके हैं कि केपी में जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, एंड ऑफ कोर्स इट्स वाइडली रिपोर्टेड ओवर मीडिया। तो उनका जो एक नेचुरल अलायंस है वो हमारे साथ ही है। हम पहले भी इत्तेहादी रहे हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं अभी वो हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं और एड्रेस करेंगे। आपकी हुकूमत को ही नहीं मानते, इस सिस्टम को ही नहीं मानते, जाली हुकूमत है। एट द सेम टाइम वो उन्होंने ये भी कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसा है तैसा है, 45 से 47 ऐवान तो यही है और इसी ऐवान को मजबूत करना है और इसी निज़ाम और That's the beauty of it, huh? Or the irony of it, in fact. Indeed. बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर कील साहब, शौकत यूसुफजई साहब। A very short break, we're going to be right back.
हुकूमती कारकर्दगी पर कंधे उचकाकर स्टॉक मार्केट की मुसलसल बेहतरी की मिसालें देने वाली जमहूरी हुकूमत की असल कारकर्दगी असेंबली की हालिया इजलास में उस वक्त खुलकर सामने आई कि जब सवाल और जवाब के सेशन में कल भी और आज भी एक वजीर भी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था। अपोजिशन तो अपोजिशन, लेकिन हुकूमत के अपने MNAs और इत्तेहादी नुमाइंदगान भी वजीरों की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहम दिखाई दिए। हालांकि कल ही वफाकी वजीर कानून इस जमहूरी ऐवान की कदर और अहमियत बयान करते हुए अपोजिशन को खराज तहसीन पेश कर रहे थे कि आप लश्कर कशी छोड़कर ऐवान में आए हैं। मुंतखब ऐवान के वुज़रा के गैर हाजिर होने पर हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने भी भरहमी का इजहार करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और शाजिया मरी ने आजम नज़ीर ताड़ को ऐवान की अहमियत याद दिलाई। कल यहाँ पर एक मिनिस्टर साहब ने जब अश्योरेंस दी तो उनकी अश्योरेंस भी काफी कमजोर थी। कल के बाद ये हुआ है कि वो जो एक मिनिस्टर थे वो भी गायब हैं। The ministers, it is their constitutional duty to be present in this house. Sir, I really would want a strict ruling from you that until the ministers are not present over here, the house should not proceed. क्वेश्चन आवर शुरू हो चुका है और पूरी हाउस में कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है और ये बुनियादी तौर पर इनका ये रवैया है कि ये किस तरह इस पार्लियामेंट को संजीदा लेते हैं। ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। कोई यहाँ पे मिनिस्टर मौजूद नहीं है। सवालात यहाँ पे हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आते हैं? न मिनिस्टर, न मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इक्का दुक्का। जनाब स्पीकर, ये गवर्नमेंट है, ये क्या है? आप हैं कस्टोडियंस ऑफ द हाउस। प्लीज इंश्योर करें कि यहाँ पे ये सब मिनिस्टर्स बैठे हों। ये अदम दिलचस्पी है या बला का एतमाद, लेकिन कल की कार्रवाई में भी हुकूमत के अपने ही MNA हनीफ अब्बासी ने भी वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर शदीद तनकीद करते हुए स्पीकर से दरख्वास्त की कि जो वजीर ऐवान में नहीं आता उसे आधे घंटे के लिए नशिस्त पर खड़ा कर दीजिए। वज़रा की जमहूरी ऐवान से अदम दिलचस्पी पर डिप्टी स्पीकर ने भी भरहमी का इजहार किया और कहा कि ऐसे तो ऐवान नहीं चल सकता। चेयर की तरफ से इस पे दुख का इजहार भी किया गया कि यहाँ कैबिनेट के होने चाहिए मेंबर्स और हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम प्राइम मिनिस्टर को खत लिखेंगे कि एब्सेंस ऑफ कैबिनेट जो है दैट डजंट ब्रिंग एनी गुड मैसेज एंड मेंबर्स शुड बी हियर। जमहूरियत के जिस ऐवान से ताकत हासिल करके 24 करोड़ अवाम पर ये लोग हुक्मरानी करते हैं, मगर इस ऐवान में हाजिर होने को अपनी तौहीन समझते हैं। फैफिन ने मौजूदा कौमी असम्बली के इब्तदाई 100 दिनों की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि असम्बली के 23 दिन इजलास हुए, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 89 इजलासों में से सिर्फ 3 इजलासों में शिरकत करना गवारा की। पिलडैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ 11% कौमी असम्बली के इजलासों में शरीक हुए, शहबाज शरीफ 17%, नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 14% और शाहिद खाकान अब्बासी 19% इजलासों में शरीक हुए। जमहूरियत पसंदों की जमहूरियत से लगन का यह आलम है। अवामी नुमाइंदे कौम की खिदमत का अज़म लेकर असम्बलियों का रुख करते हैं, लेकिन अवामी मसाइल के हल की बजाय इक़्तिदार को तूल देने, कुर्सी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए रातों रात कानून साजियाँ कर ली जाती हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी हो तो रात गए तक मुसलसल इजलास जारी रखा जाता है, इक़्तिदार को ऑक्सीजन फराहम कर दी जाती है। लेकिन कुरम पारा चनार में सैकड़ों लोग जहाँ बहक हो जाएं तो ना सदर की एडवाइस ना स्पीकर के इजलास बुलाने की हदायत सामने आती हैं। 2 दिन से ऐवान से वुज़रा गायब हैं, मगर 16 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसलिए तलब करने का फैसला किया गया है कि मदरसा रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी तरमीमी बिल समेत 8 बिल ज़ेरे गौर हैं। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के दोनों ऐवानों से पास होने के बावजूद सदर मुमलिकत अभी तक इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे। सदर ने 8 एतराज़ात के साथ ये बिल वापस भेज रखा है और इस बिल पर सदर के दस्तखत ना करने से मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि सदर ने आईनी मुद्दत गुजरने के बाद बिल पर एतराज उठाया, इसलिए कानूनन ये एक्ट बन चुका है और अगर हुकूमत गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो अदालत भी जाएंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद बहुत एक्ट नहीं बन जाता? हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। सोसाइटीज़ एक्ट 1960 में तरमीम का बिल मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और इस बिल के जरिए सोसाइटीज़ एक्ट की शिक 21 में 7 बुनियादी शिकें शामिल की गईं। हुकूमत के पेश करदा इस बिल की तब JUIFA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने हमायत की। दोनों ऐवानों से पास करवा कर सदर मुमलिकत को ये भेजा गया, मगर 1.5 माह गुजर जाने के बाद सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत की बजाय इस पर 8 एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اعتراض اٹھایا کہ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے، جب یہ صوبائی معاملہ ہے تو قومی اسمبلی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ صدر نے اعتراض اٹھایا کہ نئے بل کو مان لیا جائے تو پرانے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا، پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے؟ صدر مملکت کی جانب سے بل کو واپس بھیجنے سے مولانا فضل الرحمان نے اسے حکومت کی بدنیتی قرار دیتے ہوئے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے جس طرح سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیمی نظام کو متاثر کیا ہے، یہ اس بل کے ذریعے مدارس کے نصاب کی آزادی اور خود مختاری بھی سلب کرنا چاہتی ہے۔ مگر JUI کی ڈیڈ لائنز، دھمکیوں، تحفظات کے باوجود حکومت نے علماء کا اجلاس بلا کر اور موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر اتفاق کر کے مولانا کو واضح پیغام دیا۔ تاہم مولانا نے حکومت کے اس اقدام کو علماء کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دے دیا ہے اور حکومت کے بلائے گئے اس اجلاس میں گو کہ مفتی عبدالکریم نے مولانا پر تنقید کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ مولانا فضل الرحمان اہم ایشو پر سیاست کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی، مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ کمی اور ملکی معیشت کے حوالے سے مثبت خبروں کے درمیان اب ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی رپورٹ میں حکومتی کوششوں کو سراہتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی 2.8% کی بجائے 3% کی رفتار تک پہنچنے کی پیشن گوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق IMF سے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آیا ہے، مہنگائی میں توقعات سے زیادہ تیزی سے کمی آئی ہے۔ نومبر میں مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح 4.9% پر آ گئی، جبکہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 15% کی بجائے 10% رہنے کا تخمینہ ہے۔ ADB رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ درآمدی پابندیاں ختم ہونے سے صنعتی شعبہ رفتار پکڑے گا اور پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آنی چاہیے، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اور زر مبادلہ ذخائر تک رسائی آسان ہوگی۔ آؤٹ لک رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حالیہ شدید مانسون بارشوں سے 2 بڑی فصلوں گندم اور کپاس کی پیداوار کم رہنے کا خدشہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے کہ جب موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سخت ترین اور مہنگی شرح سود پر حاصل کیے گئے IMF پروگرام کے باوجود معیشت میں بہتری کے اثرات پاکستانی عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے۔ جہاں ایک جانب حکومت پر سخت شرائط پر پروگرام حاصل کرنے پر تنقید ہو رہی تھی، اب وزیر خزانہ کی طرف سے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ $7 ارب کا موجودہ IMF پروگرام 4.87% کی مہنگی شرح سود پر حاصل کیا گیا ہے کہ جو 10 سال کے عرصے میں واپس کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق $7.4 ارب کے غیر ملکی تجارتی قرضے 7 سے 8% تک کی شرح سود پر لیے گئے۔ یہ انکشافات وزیر خزانہ نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس کے دوران کیے، مگر اس تمام کے باوجود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یہ ماننا ہے کہ ملکی معاشی مسائل حل ہو چکے ہیں۔ لیکن وزیر خزانہ کے کولیگ وزیر توانائی اویس لغاری سرکولر ڈیٹ کم کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ جو 2393 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور رواں مالی سال کے آخر تک گردشی قرض میں مزید 36 ارب کا اضافہ متوقع ہے۔ صحافی ذیشان یوسفزئی کی 4 دسمبر کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق سخت IMF شرائط پر عمل درآمد کے باوجود حکومت بجلی کے لاسز کو کم کرنے میں نہ صرف ناکام ہوئی ہے بلکہ فروغ کی گئی بجلی کی وصولیوں میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق مالی سال 2024-25 کے دوران بجلی کے لاسز 18% پر پہنچ گئے ہیں کہ جس سے 274 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اب انہی نقصانات کو کم کرنے کے لیے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط بھیج کر زور دیا ہے کہ بقایا جات کی ادائیگی کے معاملے کو فوری اور ذاتی مداخلت کے تحت حل کیا جائے۔ ناظرین، سندھ کے ذمہ تقسیم کار کمپنیوں کی تقریباً 60 ارب، بلوچستان حکومت کی طرف تقریباً 40 ارب روپے، خیبر پختونخوا کی سرکاری اداروں کی طرف تقریباً 9 ارب روپے، جبکہ پنجاب کے ذمہ بقایا جات کی رقم 38 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ۔